तो जब तक इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानिएगा, उन व्यक्तियों के बारे में नहीं जानिएगा, आप आज़ादी की रणनीति को नहीं समझ सकते। महात्मा गांधी की रणनीति को समझना है तो उनके बारे में जानना होगा, क्रांतिकारी आंदोलन को समझना है तो उन क्रांतिकारियों के विचार को जानना होगा, और क्रांतिकारी के विचारों को जानने के लिए आपको सन्यासी विद्रोह से चलना होगा। तो जब ये कोई भी एक किताब वाला या कोई भी एक कोचिंग वाला इन सारे तथ्यों को शामिल नहीं करता, उनका अपना एक सोच होता है। आप बिपिन चंद्र का किताब पढ़िएगा तो संघर्ष समझौता संघर्ष में उलझा देंगे, वो आपको गांधी जी के संघर्ष समझौता संघर्ष में ले जाएंगे। आप सुमित सरकार का किताब पढ़िएगा तो आर्थिक इतिहास पढ़िएगा, लेकिन मैं सारे तथ्यों को, सारे बड़े इतिहासकारों को समेट करके और आपके लिए गागर में सागर लाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे विद्यार्थियों, आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा। जहां दिक्कत होगा आप हमसे सवाल कीजिएगा, हमको पोस्ट कीजिएगा, हम आपके सभी सवालों के लिए तत्पर रहेंगे। जितना संभव होगा हम अधिक से अधिक प्रयास करेंगे, इसलिए आपका सहयोग अपेक्षित है। अगर आप सहयोग नहीं देंगे तो मेरा उत्साह भी कम पड़ जाएगा। आप ही के उत्साह पर मेरा उत्साह है और मेरे उत्साह पर आपका भविष्य है। आप अपना भविष्य बनाइए, और मैं चाहता हूं कि मैं जो कार्य लिया हूं कि गरीब से गरीब बच्चे पढ़ें और वो बड़ा से बड़ा स्वप्न देखें, वो मेरा पूरा कराइए। इस भारत को 2020 का जो भारत है, इसको अखंड भारत को ऐसा बनाना है ताकि सब लोग इसमें पुरुषार्थी हो। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि बेल आइकन अवश्य दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राज IAS एकेडमी पर। आज मैं आप सभी से बड़ा ही महत्वपूर्ण बात करने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि 1 तारीख से जो मैं शुरू करने वाला हूं पाठ्यक्रम, तो सबसे पहले मैं इतिहास को प्रारंभ कर रहा हूं। इतिहास को मैंने 4 भागों में बांटा है: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और भारत का स्वतंत्रता संग्राम। वैसे तो ये पूरा पाठ्यक्रम मैंने 36 टॉपिकों में बांटा है, लेकिन कोई टॉपिक बहुत बड़ा है, कोई थोड़ा छोटा है, इसलिए समय ज़्यादा लगेगा। तो मैं आप सभी से चाहूँगा कि जून और जुलाई यानी 60 दिनों में इसको पूरा करने का मैं लक्ष्य रखता हूँ, और अगले 60 दिनों में मैं आपको इतिहास का पूरा पाठ्यक्रम देने का प्रयास करूँगा। इस प्रकार है इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। अब प्राचीन भारत में मैं आपको बताऊंगा कि प्राचीन भारत में प्रस्तर काल से लेकर के और हर्षवर्धन की मृत्यु तक का जो स्थिति था उसके बारे में चर्चा करूंगा। मध्यकालीन भारत में, पूर्व मध्यकालीन भारत 800 से लेकर के 1200 ईस्वी तक का, और फिर 1200 से लेकर के आपको 1707 तक का इतिहास, जो मुगल काल के अंत तक का इतिहास है, वो मैं बताऊँगा। फिर आधुनिक भारत जो 1707 से लेकर के 1950 तक का है, उसको बताऊंगा, और स्वतंत्रता संग्राम का अध्ययन मैं अलग से कराऊंगा, जो मेरा चौथा टॉपिक होगा। इतिहास में बहुत ऐसा चीज़ है जो देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन उसका बड़ा गंभीर महत्व है। जैसे सभ्यता संस्कृति, प्रस्तर युग, आद्य ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, इन सब चीज़ों का मैं आपको स्पष्ट इसका एक तरह से परिभाषित करने का प्रयास करूंगा, ताकि आपके दिमाग में ये पूरी तरह से बैठ जाए। मेरा पूरा प्रयास होगा कि आपका इतिहास विषय में पकड़ मजबूत हो, समझ विकसित हो। मेरा मूल उद्देश्य है, देखिए पाठ्यक्रम आप कहीं से भी तैयारी करते हैं तो आप उसके लिए कोई ना कोई किताब अवश्य पढ़ते हैं। बिना किताब के संभव ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ नहीं बताया जा सकता है। इतिहास का पाठ्यक्रम इतना बड़ा है कि हर बिंदु को उसमें नहीं डाला जा सकता है, लेकिन मूल जो ज़रूरत है आपकी और विषय वस्तु, जो मूल विषय वस्तु है, उसको मैं स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा, और कुछ टिप्स दूंगा, एग्जाम्स से रिलेटेड कुछ टिप्स दूंगा कि क्वेश्चन कहाँ से ये होता है, कम से कम में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कैसे हल कर सकते हैं, उन चीज़ों को मैं इसमें शामिल करूंगा। जैसे अगर प्रस्तर काल बताऊंगा तो ये हुआ कि कहाँ कौन सा चीज़ मिला, कहाँ नवपाषाण काल का मिला, कहाँ मध्यपाषाण काल का मिला, कब से कब इसका काल रहा। मान लिया सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं, तो सिंधु घाटी में कौन सी चीज़ें कहाँ मिली, क्या महत्व है उसका, सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी ही क्यों कहते हैं, उसको हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहते हैं, और अब एक नया नाम उसको हम
सरस्वती नदी सभ्यता क्यों कहना चाहते हैं, इन सब बातों का बारीकी से अध्ययन किया जाएगा और आपको स्पष्ट बताया जाएगा। देखिए 3000 से ज़्यादा आप जब पढ़ते होंगे तो 1000 आपके किताबों में, बहुत सारे किताबों में 1000 स्थलों के खुदाई के बारे में बताया गया है, लेकिन मैं आपको 3000 से भी ज़्यादा स्थलों के बारे में बताऊंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के 3000 से ज़्यादा स्थलों का खुदाई हुआ। जब से भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उसके बाद से हमारा मुख्य फोकस अपने देश में हुआ, भारत में खुदाई किया गया और ये पाया गया कि सिंधु घाटी का जो अधिकांश क्षेत्र है, लगभग 1600 जगह आपको घंघर हाकारा नदी जो विलुप्त सरस्वती नदी है उसके किनारे पाया गया। और सरस्वती नदी कैसे विलुप्त हुई और उसका आज का रूप क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा इस पाठ्यक्रम में, जो आपके लिए बिल्कुल नया है। और आज प्रश्न पत्र में उन चीज़ों को शामिल किया जाता है। प्रश्न पत्रों में आपको पता नहीं चलता है कि आप कहाँ से आ गए। IAS और PCS की तैयारी में ये सबसे बड़ा बात है कि आप जो सोचते हैं कि मैं पाठ्यक्रम के करीब हूं, तो ये कभी होता नहीं है। आप कंपटीशन में कभी करीब नहीं होते हैं, पाठ्यक्रम को आप पूरा ये नहीं कर पाते हैं, आपको करीब होने का प्रयास करना पड़ता है, ये कभी पूरा नहीं होता है। इसलिए कितना भी अध्ययन कीजिएगा वो कम होता है। इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपको सिलेक्टिव अध्ययन करना होता है कि किस चीज़ को छोड़ा जाए और किस चीज़ को पढ़ा जाए, नहीं तो फिर आप भटक जाते हैं, इस बड़े पाठ्यक्रम में भटक जाते हैं। इस भटकाव को रोकने का प्रयास मैं अपने इन वीडियो में करूंगा ताकि आप सही ढंग से इसका अध्ययन करें। मध्यकालीन भारत में भी जो भी तथ्य है उसको मैं स्पष्ट करूंगा। प्राचीन भारत में जो वंशों का इतिहास है उसके बारे में मैं बताऊंगा। वैदिक सभ्यता के बारे में मैं ढंग से बताऊंगा। आगे मध्यकाल के बाद आपका जो 800 से 1200 का सामंती युग जो दुनिया के लिए है, और भारत में जो छोटे छोटे राजाओं का युग हुआ, जो कमजोर पड़ा भारतवर्ष, अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट था चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो कमजोर पड़ा, और विदेशी आक्रमणकारी क्यों आ गए हमारे यहाँ, क्यों मुस्लिम आक्रमण हुआ, क्यों वो लोग आकर के रह गए, और कोई भी जो आया वो क्यों रह गया यहाँ, इन सब बातों को मैं विस्तार से और ढंग से आपको बताऊंगा ताकि आपके प्रश्न पत्र में कोई दिक्कत न रह जाए। आगे मैं आधुनिक भारत के बारे में बताऊंगा कि आधुनिक भारत और स्वतंत्रता संग्राम में क्या फर्क है, आधुनिक भारत कब से प्रारंभ हो जाता है और स्वतंत्रता संग्राम क्या है, और स्वतंत्रता संग्राम में के बाद मैं अंत में जो चौथा टॉपिक होगा स्वतंत्रता संग्राम, उसमें व्यक्ति विशेष के बारे में बताऊंगा। क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में तो 15 अगस्त 1947 को हम समाप्त कर देंगे, लेकिन व्यक्ति विशेष सबका चर्चा स्वतंत्रता संग्राम में नहीं हो पाएगा। तो मैं 200-250 ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बताऊंगा जो भारत विभूति हैं, जिनके बिना भारत का अध्ययन संभव नहीं है, जिनको अगर हम चर्चा में नहीं लाएं तो हम भारत को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पूर्वज हैं और उन्हीं के चलते आज भारतवर्ष है, और हमें भी उन्हीं की तरह बढ़ने की प्रेरणा मिले, ऐसा ही प्रयास मेरा होगा। और इसीलिए मैं उन लोगों का चर्चा करूंगा। इनमें कुछ नाम हैं जैसे दयानंद सरस्वती हैं, विवेकानंद हैं, जिनको इतिहास में वो स्थान नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए, तो उन व्यक्ति विशेष के बारे में राजा राम मोहन राय हैं या अन्य बहुत सारे लोग हैं जो इतिहास के पन्नों में छुपे हुए हैं, उनको मैं यहाँ रखने का प्रयास करूंगा ताकि आपको उनके बारे में भी जानकारी हो और इतिहास लेखन का एक आपके अंदर क्षमता विकसित हो। क्योंकि जब आप मेंस का एग्जाम देंगे तो आपको वहाँ लिखने का है, और लिखने के लिए आप केवल ऑब्जेक्टिव रट करके वहाँ नहीं लिख सकते हैं। तो जब तक इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानिएगा, उन व्यक्तियों के बारे में नहीं जानिएगा, आप आज़ादी की रणनीति को नहीं समझ सकते। आपको महात्मा गांधी की रणनीति को समझना है तो उनके बारे में जानना होगा, क्रांतिकारी आंदोलन को समझना है तो उन क्रांतिकारियों के विचार को जानना होगा, और क्रांतिकारी के विचारों को जानने के लिए आपको सन्यासी विद्रोह से चलना होगा। तो जब ये कोई भी एक किताब वाला या कोई भी एक कोचिंग वाला इन सारे तथ्यों को शामिल नहीं करता, उनका अपना एक सोच होता है। आप बिपिन चंद्र का किताब पढ़िएगा तो संघर्ष समझौता संघर्ष में उलझा देंगे, वो आपको गांधी जी के संघर्ष समझौता संघर्ष में ले जाएंगे। आप सुमित सरकार का किताब पढ़िएगा तो आर्थिक इतिहास पढ़िएगा, लेकिन मैं सारे तथ्यों को, सारे बड़े इतिहासकारों को समेट करके और आपके लिए गागर में सागर लाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे विद्यार्थियों, आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा। जहां दिक्कत होगा आप हमसे सवाल कीजिएगा, हमको पोस्ट कीजिएगा, हम आपके सभी सवालों के लिए तत्पर रहेंगे। जितना संभव होगा हम अधिक से अधिक प्रयास करेंगे, इसलिए आपका सहयोग अपेक्षित है। अगर आप सहयोग नहीं देंगे तो मेरा उत्साह भी कम पड़ जाएगा। आप ही के उत्साह पर मेरा उत्साह है और मेरे उत्साह पर आपका भविष्य है। आप अपना भविष्य बनाइए, और मैं चाहता हूं कि मैं जो कार्य लिया हूं कि गरीब से गरीब बच्चे पढ़ें और वो बड़ा से बड़ा स्वप्न देखें, वो मेरा पूरा कराइए। इस भारत को 2020 का जो भारत है, इसको अखंड भारत को ऐसा बनाना है ताकि सब लोग इसमें पुरुषार्थ भी अपने को इतिहास में 2 महीनों में परिपूर्ण करना चाहते हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें।